नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नर्सेस प्राइड में। पीछे की क्लासों में अपन ने जो पीडियाट्रिक नर्सिंग है उसके बेसिक डिटेल है वो पढ़ लिया था। उसके जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हमारा जो डिजीज़ पोर्शन है वो चल रहा है, जिसके अंदर हम जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में आज हम पढ़ना देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट क्या होते हैं। ये एक जो कंडीशन है वो कंजेनिटल एनोमलीज है, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तब उसी के बच्चे के जन्म के साथ ही उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये होता क्यों है? अगर एज द रिजल्ट फेलियर ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू और बोनी स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूजन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो आपका बच्चे का जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उसके दौरान जो उसकी सॉफ्ट टिश्यू है और जो सॉफ्ट पैलेट है, जो हार्ड पैलेट है, उनका फ्यूजन नहीं होने के कारण, जो उनका फ्यूजन होना था, फ्यूजन यानी क्या होता है? जुड़ना, ठीक है। उनका जुड़ना नहीं हो पाता है, उनका फ्यूजन नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट डिजीज बच्चे में देखने को मिलती है। सबसे पहले देखते हैं क्लेफ्ट लिप। क्लेफ्ट लिप में क्या होता है? जो नॉर्मली लिप फॉर्मेशन होता है वो आपका 5 से 12 वीक ऑफ गेस्टेशन के दौरान होता है, ठीक है। जो आपका वर्मिलियन बॉर्डर होता है उसका फ्यूज़न होता है, ठीक है। अगर वर्मिलियन बॉर्डर का फ्यूज़न है वो नहीं हो पाता है तो उसके कारण कौन सी बीमारी होती है? उसको बोलते हैं क्लेफ्ट लिप, ठीक है। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? इसको अपन ऑल्सो नोन एज हेड लिप और चीलियोस्काइसिस, ठीक है। इनको ये अपन दो नाम अपन ने अलग अलग दिए हैं। तो कभी कभार आपके जो एग्ज़ाम्स वगैरह में क्वेश्चन आते हैं वो दूसरे नाम को पूछ कर भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इनके दोनों तीनों नाम याद रखें। नेक्स्ट है इसका क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है? जो आपका पैलेट का फॉर्मेशन होता है वो कब होता है? वो 12 से 14 वीक ऑफ गेस्टेशन होता है, उसके दौरान होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका क्लेफ्ट का जो पैलेट है, क्लेफ्ट पैलेट है या पैलेट है, उसका जो फ्यूज़न होता है वो कब होता है? तो वो आप उसका आसानी से जवाब दे सकते हैं कि 12 से 14 वीक होता है, जो गर्भकाल होता है, गेस्टेशन होता है, उसके दौरान होता है, ठीक है। अगर उसका फ्यूज़न नहीं हो पाता है तो कौन सी डिजीज़ अकर होती है? जो अगर फ्यूज़न नहीं हो पाता उसको बोलते हैं फिर क्लेफ्ट पैलेट, और इसको अपन पैलेटोस्काइसिस भी बोल सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि इनके टाइप कैसे होते हैं, ठीक है। टाइप की जब बात करते हैं तब आता है प्री एल्वुलर, पोस्ट एल्वुलर, कंबाइंड, ठीक है। एक में होता है सिर्फ लिप होते हैं वो क्लेफ्ट होते हैं, एक में होता है जो आपका पैलेट है, इसमें स्पेलिंग थोड़ी गलत है उसको देख लीजिए आप, पैलेट है वो होता है, और जो आपको कंबाइंड होता है उसमें दोनों में जो आपको एनोमली है वो देखने को मिलती है। देखिए यूनिलेटरल बायलेटरल जिसका अपन आधार बोल सकते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप चित्र में देख सकते हैं कि डायग्राम में जो आप देख रहे हैं वो आप देख रहे हैं कि एक बच्चा आपको फोटो दिख रही है, उसके अंदर एक साइड से कटा हुआ है, ठीक है। और एक ये है, इसमें भी आपका फ्यूज़न नहीं हो पाया है, ठीक है। इस प्रकार से बच्चे में ये बाहरी जो अपन बच्चे को बोल सकते हैं, बाहर का जो आपका फेस होता है वो ऐसे देखने में आता है, ठीक है। नॉर्मल जो आपका होता है वो ऐसा होता है। अब देखते हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हैं, ठीक है। जब अगर ये जो डिजीज़ है उसके साथ जब अगर बच्चा पैदा होता है तो उसमें जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या क्या देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो इमीडिएट फीडिंग प्रॉब्लम होती है वो आती है, क्योंकि अगर बच्चा जो सक्शन है, जो बेबी है, जो फीडिंग अच्छी नहीं कर पाएगा, अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो उसमें एस्पिरेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ये तो है इमीडिएट, बच्चा पैदा होने के हाथों हाथ या जस्ट आफ्टर बर्थ ये प्रॉब्लम अपन को देखने को मिलती है, ठीक है। लेट कॉम्प्लिकेशन में क्या देखने को मिलता है? रिपीटेड ओटाइटिस मीडिया। जैसा कि आपको सबको पता है, जो आपकी एक ईयर होता है उसके अंदर एक कैनाल होती है, वो अपने नेजोफेरिंग्स में आके खुलती है, ठीक है। तो उस कैनाल के
बार बार इन्फेक्टेड होने के कारण उसमें जो आपका कान है उसमें भी इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो उसको बोलते हैं रिपीटेटिव ओटाइटिस मीडिया। ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है आपका। मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन वो कौन सा होता है, तो उसको अपन बोल सकते हैं कि वह है रिपीटेड ओटाइटिस मीडिया। इसके अलावा हियरिंग लॉस भी हो सकता है, और मिसप्लेस्ड टीथ होते हैं, जो आपके दांत होते हैं उनका जो व्यवस्था होती है, जो मैनेजमेंट होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता, उनका मिसप्लेस्ड हो जाता है। मतलब जो दांत आने होते हैं यहाँ पे वो ऊपर नीचे या फिर गैप देकर अलग अलग जगह आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसका, इस बीमारी का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, आइए मैनेजमेंट में देखते हैं कि इसका इमीडिएट मैनेजमेंट में क्या देखते हैं कि जो अगर बच्चा आपने डिलीवर हुआ है वो ऐसी एनोमलीज या ऐसी बीमारी के साथ पैदा हुआ है, तो उसका सबसे पहले जो है वह एस्पिरेशन है उसको प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि हो सकता है एस्पिरेशन की वजह से बच्चे की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद देखेंगे कि बच्चे की जो सकिंग एबिलिटी है वो कितनी है। ठीक है, बच्चा जो बेबी फीड कर कितने अच्छे से कर पा रहा है, सकिंग जो उसकी एबिलिटी है वो कितनी है। उसके बाद है कि उसको जो फीडिंग होती है वो एक स्पेशल टाइप का एक सिरिंज होती है, स्पेशल टाइप की, या उसको स्पून भी बोल सकते हैं, पेलेडो स्पून और एसेप्टिक सिरिंज, इस प्रकार से उनको देखने को जो होती है उससे उसको प्रोवाइड करवाएंगे फीडिंग। ठीक है, इसके बाद आता है कि मॉडिफाइड फीडिंग टेक्निक ESSR। ठीक है, ये एक टेक्निक है, उसके अंदर क्या करते हैं कि जो ई का मतलब होता है इनलार्ज द निप्पल। ठीक है, दूसरा है एस का मतलब है स्टिमुलेट सकिंग, एस का मतलब होता है नेक्स्ट, एस का मतलब है स्वेलो, और नेक्स्ट जो आर है उसका मतलब होता है एस। ओके, ये एक टेक्निक है जो बच्चे की फीडिंग के लिए दौरान यूज में ली जाती है। जो बच्चे की फीडिंग के बाद होती है वो पोजीशन अप होनी चाहिए। ठीक है, या उसको बर्पिंग भी करवानी चाहिए, ताकि बर्पिंग करवाने से उसमें एस्पिरेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर आपके बच्चे में क्लिप लिप सर्जरी होती है, तो अगर उसकी सर्जरी को करते हैं तो उसको बोलते हैं चीलियोप्लास्टी। ये क्वेश्चन आपके अधिकतर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि जो क्लेफ्ट लिप की सर्जरी होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चीलियोप्लास्टी। ठीक है, ये बोलते हैं। अब एक क्लेफ्ट लिप की सर्जरी के दौरान एक रूल ऑफ 10 चलता है, तो उसके अंदर रूल ऑफ 10 में क्या होता है कि जो बच्चे की एज है वो 10 मंथ होनी चाहिए, बच्चे का वेट है वो 10 LB होना चाहिए या 10 पाउंड होना चाहिए, और जो बच्चे का हीमोग्लोबिन है HB है वो भी 10 ग्राम होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके काफ़ी बार एग्जाम वगैरह में जो CHO के हैं, एम्स के हैं, जो जिपमर है, ये ऐसी वैकेंसी जो आती है उनमें अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्लेफ्ट लिप की सर्जरी होती है उसमें रूल ऑफ 10 जो चलता है उसमें क्या क्या होता है। नेक्स्ट है जो आपके क्लेफ्ट लिप की सर्जरी करने के बाद कि जो बच्चा है उसको कौन कौन सी अपन जो आपको उसको ऑपरेटिव केयर देंगे, पोस्ट ऑपरेटिव केयर देंगे। ठीक है, बच्चे अगर किया गया है ऑपरेशन, जो आपने क्लेफ्ट लिप की सर्जरी की है, उसके बाद जो बच्चा है उसको आप पोजीशन कौन सी दोगे, जो प्रोन पोजीशन होती है। ठीक है, प्रोन पोजीशन और साइड लाइन पोजीशन टुवर्ड सर्जिकल साइड, जो ये दो पोजीशन है वो आपको हमेशा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखनी है। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखनी है, कौन कौन सी, प्रोन पोजीशन और साइड लाइन, वो भी कौन सी साइड से, जिस साइड से जो आपका सर्जरी की गई है उनको हमेशा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखना है। नॉर्मली आप बच्चे को जो सुपाइन पोजीशन है, ठीक है, वो और जो साइड लाइन पोजीशन है टुवर्ड अनऑपरेटेड साइड, अगर बच्चे की जिस साइड ऑपरेशन नहीं हुआ है उस साइड को आप बच्चे को करवट दे के सुला सकते हो, या फिर उसको सुपाइन जो होती है नॉर्मली जो होती है पोजीशन उसमें सुला सकते हो। ठीक है, उसके बाद है असिस्ट डिवाइस में यूज फॉर सूचर्स। कभी कभार जो कि एक असिस्टिव जो एक डिवाइस आती है उसको बोलते हैं लोगन बो। ठीक है, उसका एग्जाम्पल है लोगन बो, वो काम में ले सकते हैं। और यूज़ द एल्बो एंड जैकेट रेस्टेंट, मतलब जो आपके बच्चे की हाथ जो एल्बो है या और जैकेट रेस्टेंट है वो भी यूज़ में ले सकते हो। और बच्चे को कम से कम रुलाने की कोशिश करें या फिर कम से कम उसको रोने का मौका दें, अवॉइड क्राइंग, क्योंकि बच्चा अधिकतर रोएगा तो उसको अपने उसको लिप को है उसको बार बार हिलाएगा और ये
जो आपने जो सोर्सेस किए हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और आफ्टर फीडिंग, बच्चे की जो फीडिंग आप डे सर्जरी के 4 या 5 घंटे बाद अगर बच्चे को जब फीडिंग करवाते हो उसके बाद भी जो आपकी सूचर है उनको एनएस से ट्रेन करना है। ये देखिए डायग्राम में जो आप देख रहे हैं वो है आपका लोगन बो। ये एक असिस्टिव डिवाइस है जो किसके दौरान काम में ली जाती है, वो आपके काम में ली जाती है जो क्लेफ्ट लिप की सर्जरी होती है। ये क्वेश्चन आपके एम्स में पूछा जा चुका है कि ये डायग्राम देखें कि ये जो आप डिवाइस देख रहे हो वो क्या है और किस चीज़ में काम में ली जाती है। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि बच्चे की ये कैसे असिस्ट की हुई है, कैसे फिट की हुई है। ओके, ये होता है आपका क्लेफ्ट लिप की सर्जरी। हो गया। इसके बाद आता है आपका क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी। ठीक है, क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी का जो टाइमिंग है ये उसको बोलते क्या हैं, वो है सर्जरी को आप बोलते हो पैलेटोप्लास्टी। ठीक है, और ये आपकी होती है 6 to 24 मंथ एज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इसमें जो आप पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आप देखेंगे कि जो बच्चे के लिए सुपाइन पोजीशन वो आपके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी। जो अपन ने पहले पढ़ा था जो लिप की सर्जरी थी उसमें आपको सुपाइन पोजीशन देनी थी, उसमें आपको प्रोन पोजीशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थी। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें जो आपकी सुपाइन पोजीशन है वो आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और जो आपकी प्रोन पोजीशन है और साइडलाइन पोजीशन है वो आप इसको प्रोवाइड करा सकते हो। अवॉइड द ओरल इंस्ट्रूमेंट लाइक द थर्मोमीटर, टंग डिप्रेशर, स्ट्रो। इसके बाद जो आपके बच्चे में है, आपको अगर टेम्परेचर लेना है तो आप उसमें थर्मोमीटर उसको यूज नहीं लेंगे, या उसको जो साइड वो चेंज कर लेंगे, एक्सियल साइड से आप उसका टेम्परेचर ले सकते हैं। टंग डिप्रेशर है उसको नहीं यूज़ में लेंगे, स्ट्रो वगैरह उसको भी आप यूज़ में नहीं लेंगे। इसके बाद जो बच्चा होता है उसको आप स्पीच थेरेपिस्ट को एडवाइस ज़रूर लेनी चाहिए। ठीक है, ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं ये होते हैं एल्बो, आपने ऊपर पढ़ा था एल्बो रेस्टेंट वो होते हैं। ओके, नेक्स्ट है अदर केयर में आप क्या क्या दे सकते हैं। आफ्टर सर्जरी जो बच्चे की केयर है वो क्या क्या हो सकती है। द एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट है वो क्यों लगाते हैं, ताकि कोई इन्फेक्शन से ना हो या इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए उसको एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाते हैं। जो सर्जिकल एरिया है उसको हमेशा ड्राई रखें, उसको वेट नहीं होने दें या गीला नहीं होने दें। डू नॉट अलाउ फॉर द ब्रश, और जब तक सर्जरी की हुई है तब तक एकदम जो आपकी सूचर है वो ऑटोमेटिक सही नहीं हो या फिल ना हो तब तक उसको ब्रश के लिए अवॉइड करवाएं या ब्रश करने के लिए अलाउ ना करें। और मॉनिटर फॉर द इन्फेक्शन इन्फॉर्म, अगर मॉनिटर करें किसके लिए, इन्फेक्शन के लिए। अगर बच्चे के सूचर्स की जगह पे यहाँ पे सर्जरी की जगह पे आपको इन्फेक्शन देखने को मिलता है तो आप एचसीपी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको हाथों हाथ इन्फॉर्म कर सकते हो। ये था आपका क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। अब आइए देखते हैं जो नॉर्मली आपके क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं कि कंडीशन आपको दी जाएगी कि अगर बच्चे में इन्फेक्शन दिख रहा है तो सबसे पहले उसको क्या प्रायोरिटी रहेगी। तो प्रायोरिटी के अगर इन्फेक्शन आपको बच्चे में नज़र आता है तो आप सबसे पहले एससीपी को ही जो प्रायोरिटी देंगे, एससीपी को ही इन्फॉर्म करेंगे। इसके बाद है कभी कभार ये डायग्राम देके पूछ सकते हैं कि ये काहे की डायग्राम है या फिर काहे का जो आपको इंस्ट्रूमेंट है या डिवाइस है। और उसके बाद आता है जो आपकी केयर होती है, ऐसे देख के आपको पूछ सकते हैं कि क्लेफ्ट पैलेट में जो आपको पोस्ट ऑपरेटिव है वो कौन सी पोजीशन आप उसको प्रोवाइड करवाएंगे या फिर कौन सी पोजीशन वो आपकी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी। तो ये दोनों क्वेश्चन वो आपको इम्पोर्टेंट है कि कॉन्ट्रा इंडिकेट कौन सी रहेगी और आपको प्रोवाइड कौन सी करवानी है। और क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी का टाइमिंग कौन सा होता है, टाइमिंग जो बच्चे की एज होती है वो क्या होती है, तो वो होती है 6 से 24 मंथ और एज। बच्चा 6 से 24 महीने का होता है, उसके बाद उसकी पैलेटोप्लास्टी की जा सकती है। ये डिवाइस देके आपको पूछ सकते हैं कि ये डिवाइस का नाम क्या है, इसको बोलते हैं लोगन बो। ओके, इसके अलावा वही जो आपकी क्लेफ्ट पैलेट में पूछा था वैसे ही क्लेफ्ट लिप में पूछ सकते हैं
कि आपके पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आप जो पोजीशन है वो कौन सी प्रोवाइड करवाएंगे और कौन सी काउंटर इंडिकेटेड होती है। रूल ऑफ 10 आपने पढ़ ही लिया। 10 पाउंड वेट आपका 10 ग्राम वो आपकी HB है। इनका दूसरा नाम आपने पढ़ लिया, चीलियोप्लास्टी बोलते हैं, और उसको जो आपने इसकी ESSR जो टेक्निक है फीडिंग की वो प्रोवाइड करवाते हैं, वो देते हैं, और जो फीडिंग है वो पैलेट और स्पून से भी दे सकते हैं। इमीडिएट मैनेजमेंट में आपको अगर पूछा जाए तो सबसे पहले इमीडिएट मैनेजमेंट में हमेशा आपका प्रिवेंट एस्पिरेशन ही आएगा। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन में जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछा जा सकता है कि जो आपका अगर ऐसी क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट अगर ऐसी कोई डिजीज़ आपके बच्चे को देखने को मिलती है तो उसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, वो कौन सा देखने को मिलता है, वो होता है ओटाइटिस आपका मीडिया। ओके, ये था आपका जो क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप। नेक्स्ट टॉपिक में अपन एक नई डिजीज़ लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।